फॉर एग्जांपल आपको 100 kg लेगा आपकी प्रोडक्ट है, तो उसके बाद आपको पता है कि ई फॉर्म लगेगा, ई फॉर्म के बगैर आपका सामान जाएगा नहीं। कौन से आइटम्स अगर बता सके, कैटेगरी बता सकते हैं आइटम जो यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है जो हम कर सकते हैं? 2 से 2.5 लाख खवातीन होंगी जो अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के मिलियन ऑफ रुपीज की सेल करती हैं, लोकल डोमेस्टिक ही। हम $100 की हम वहाँ बेचेंगे, लेकिन यहाँ से हमने 5,000 रुपए की ली है, तो 5,000 रुपए वाली इन्वॉइसिंग लगाओ या $100 की बेचेंगे। हाँ, उस हब से फिर सारे, क्योंकि आपको पता है टैक्स फ्री स्टेट भी है, तो उसमें होता ये है कि ज्यादातर जो पाकिस्तान से कार्गो हो रहा है वो वाया दुबई हो रहा है। तो लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं, तो उनको आज पता चलता है कि जब भी अगर वो कोई प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भेजने का, तो ये गलतियां कम से कम ना करें। तो आप इसके लिए पहले चैम्बर जाएंगे, चैम्बर में अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, फिर फेडरेशन जाएंगे, फेडरेशन में अपनी कंपनी रजिस्टर इनलिस्ट करके, फिर फेडरेशन आपको बेसिकली विजिट करेगा आपके प्रीमिसेस पे। स्टेट एजेंट के बाद अब मुझे कोई लोग जो दिख रहे हैं ना, वो कार्गो वाले दिख रहे हैं, हर कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग में आ रहा है। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो एक तो उसके लिए अच्छा पॉइंट है या नहीं, आज उसको स्टार्ट करना चाहिए नहीं चाहिए? पाकिस्तान की या फेडरेशन की बात करें तो हमारे इस वक्त जो एक्सपोर्ट चल रही है वो $55 बिलियन की एक्सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद असलम खान है। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आज फ्रेट फॉरवर्डिंग लेने देने के मामला जो है ना, बड़ा मसला है कि यहाँ से हम शिप करते हैं तो बड़े मसाइल आते हैं। तो हमने अभी कराची के बड़े एक्सपर्ट आदमी को बुलाया और हमने कोशिश की है कि अगर हम पाकिस्तान में आइटम भेजते हैं 1 किलो से लेके 25 किलो से लेके 1000 kg तक, तो वो कितने का जाएगा। फिर अगर हमने उसको कह रहा है कि अगर हम दुबई भेजते हैं, दुबई से फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर हम अमेरिका भेजते हैं तो कितने में डिलीवर हो जाएगा, कितने टाइम में डिलीवर हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, फिर आखिरी में मुझे जाते जाते जब इनसे पॉडकास्ट में करने लगा तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब मुझे देखना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं और मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। तो उन्होंने कुछ वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें भी हम इनसे लेने जा रहे हैं कि वो जाके चेक करेंगे कि कौन सी वेबसाइट पे कौन कौन से आइटम बिक रहे हैं। हम पाकिस्तान में यहाँ से कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिस पर हम आज भी काम कर सकते हैं, कंपनियां यहाँ अवेलेबल हैं और क्या क्या तरीके हैं स्पेशली फॉर द फीमेल्स, वो भी देख सकती हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में लोग काम कर रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें उनसे सवाल करने जा रहे हैं। चले आइए मिलता है। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तहसीन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? खैरियत से? परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरी आज की कोशिश है वो ये है कि कार्गो के बड़े मसाइल, शिपिंग, एयर शिपिंग और वो CBM पैलेट होते हैं, हम लोग ऑनलाइन काम करते भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुबई USA में भी यहाँ से भी कुछ प्रमोट करें। तो आज का मेरा टॉपिक यही होगा कि हम इन सारी चीज़ों को कवर करें आपके साथ। सबसे पहले डाइव इन हम जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से तालीम हासिल की, पहला क्या काम किया, दूसरा क्या किया, और आज को आपको कैसे ख्याल आया कि लोगों के कार्गो के मसले को हम हल करें। वेल तहसीन, जर्नी तो काफ़ी लॉन्ग है, बट मेरी स्कूलिंग और मेरा जो कॉलेज है, इनिशियल एजुकेशन मेरी वो हैदराबाद पब्लिक से रही। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया अपनी ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन करके आया तो यहाँ पे मैंने 2006 में लेक्सन की एक कंपनी ज्वाइन की। फिर वहाँ पे मैंने कुछ सर्व किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ IT में सर्व किया। IT के बाद मैं स्टॉक एक्सचेंज में मैंने सर्व किया। स्टॉक एक्सचेंज में मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ थी, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद 2017 में मैंने एक कंपनी लॉजिस्टिक्स की अपना स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कोशिश करते हैं कि अभी 1 बाय 1 अपने जो ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में ओपन कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो वी वर द सिंगल ब्रांच इन कराची, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ मोर देन 28 ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान। माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे नॉर्मली लोगों को मसला आता है कार्गो का, जैसे बाय एयर और बाय सी, और फिर उसमें टैक्सेस के मसाइल, ये बड़ा डर करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये कि अगर हमें कुछ ऐसा आइडिया जाए कि हमारे जैसे कुछ छोटे आइटम्स भी होते हैं जो कि बाय एयर जा सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या बेस्ट तरीका रहता है कि अगर हम यहाँ से कोई आइटम, जैसे भी हमारे यहाँ सिंध के कुछ आइटम्स हैं जो कि चादर है, हैंड एम्ब्रॉयडरीज हैं, डिफरेंट एरिया है, तो वो अगर हम बेचना चाहें तो क्या पहले बेस्ट वे है, और उसके अगर रेट्स और उसका कोई कंपैरिजन मिल जाए अगर हमें? देखिए, होता है क्या है कि लॉजिस्टिक एक बहुत वास्ट फील्ड है। मैं इस बिजनेस में आया ही इसीलिए था कि ये आपको कहलाती है, जब हम बिजनेस पढ़ रहे थे तो लॉजिस्टिक्स कहते हैं कि इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। विदाउट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी अपनी चीज़ शिप कर सकें। हर बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लॉजिस्टिक, जैसे आपने अभी कहा कि हम US में कुछ सर्विसेज देते हैं, तो लॉजिस्टिक्स से बगैर तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे बंद तो जाएगी नहीं। तो आप उसमें, आप इंटीरियर सिंध हो गया या आपका पूरा पाकिस्तान हो गया, उसमें हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर अपनी ट्रांसपोर्ट तो होती है। साथ में जो मैंने लर्न किया इतने सालों में, वो ये लर्न किया कि आपके पास ऑप्शंस, जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं
या जो भी आपकी ट्रेन सर्विस है, या आपने सुना है हमेशा, जो हम सोचते थे जब मैंने ये काम स्टार्ट नहीं किया था, इसका बिजनेस में नहीं आया था, तो मैं हमेशा ये समझता था कि जो भी मैं पार्सल दूंगा वो बाय एयर ही जाएगा, और चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मुझे पता है कि बाय एयर के अलावा भी बाय रोड भी सर्विसेज हैं, बाय ट्रेन भी सर्विसेज हैं। तो इंटीरियर सिंध की अगर आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर तो डेफिनेटली हमारे पास बाय ट्रेन और बाय रोड हमारी अपनी गाड़ी भी चलती है, और अगर हमारे पास इतना लोड नहीं होता तो हम ट्रेन सर्विस भी यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास सिटीज़ अवेलेबल हैं, ईजी अवेलेबिलिटी हो जाती है, और वहाँ पे हमारे दफ्तर होते हैं, वहाँ से हम पिक करते हैं और फिर आपको डिलीवर करते हैं। बेस्ट तरीका बताएं ना कि क्या रहेगा, हम सस्ता तरीका जो है। सस्ता तरीका तो देखिए मैंने आपको बताया कि बाय रोड है। बाय रोड इजी इसलिए होता है कि ट्रेन के टाइम है। बाय रोड में जो ट्रांसपोर्टेशन, अब फॉर एग्जांपल मेरी जो गाड़ी है वो दिन में एक दफ़ा जाएगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से मूव करेगी। जो सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है वो हैदराबाद है, ठीक है। फिर उससे आगे जो जो हमें गेटवे के ऊपर सिटीज़ मिलते रहेंगे वहाँ हम ड्रॉप करते रहेंगे। तो चीप और इजी और ओवरनाइट सर्विस आपको जो मिलेगी वो बाय रोड मिलेगी। वो आप अगर हमारे साथ करते हैं तो हमारी गाड़ी है, नहीं किसी को और को बुक कराते हैं तो जो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी होती है उनके पास भी ऑप्शन होता है कि आप वहाँ भी बुक करा सकते हैं अपनी जो भी आपके पास पार्सल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजुअली सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक अलग अलग चल रही होती हैं। अगर वो आपके पास लास्ट गाड़ी में भी चले जाएगा तो विद इन 2 और 3 आवर्स आपका सिंध कवर हो जाता है। मैक्सिमम लाड़काना तक आपको 5 घंटे में सर्विस मिल जाएगी। तो अर्ली मॉर्निंग आपका जो कस्टमर है, बेस्ट तरीका क्या है? मतलब हमारे पास अगर पहले इंटरनल बात करते हैं पाकिस्तान की, आपने कहा कि बेस्ट तो तरीका ये हो गया कि आप बाय रोड ले लें। उसके प्राइस अगर हम डिफरेंशिएट करें, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर, देखें अगर आप बाय एयर जाएंगे तो इंटीरियर सिंध में तो आपको पता है कि एक हैदराबाद में एयरपोर्ट है, अगर केजी में जाता है, ये कैसे जाता है? जी, जो छोटा पार्सल होगा वो तो एक पीस के हिसाब से ही बुक होगा, ठीक है ना। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम तो पर केजी में ही बुक कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा जो फोकस्ड है वो हम कार्गो पे ज़्यादा है। तो कार्गो में वेट के साथ ही आपकी जो है बुकिंग होती है। लाइक 100 kg है, 200 kg है, 1 टन है, 2 टन है, जो भी आपके पास डिजायर्ड वो है। अगर आपके पास छोटा पार्सल है तो वो पीस के हिसाब से जाएगा। यूजुअली जो कॉस्ट आती है वो आपके जितना करीब डेस्टिनेशन होगा उसकी कॉस्ट उतनी कम होगी। बट हमने अपनी फॉर एग्जाम्पल लेकर रखा हुआ है कि भाई 200 फॉर 1 kg का एक पार्सल है आपका, या 100 ग्राम्स का पार्सल है, तो 0 to 1 kg हम यूजुअली चार्ज करते हैं 200 रुपीज़। सही है, ठीक है। ओवरनाइट में आपका वो वहाँ पे पहुँच जाता है। आपकी पार्टी अगर वहाँ से पिक कर लेती है तो और अच्छा है, नहीं पिक करती, आपको डेस्टिनेशन पर डिलीवरी चाहिए तो आपके 100 और 200 और ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। विद इन 500 आपको ओवरनाइट सर्विस मिल जाती है, अच्छी सर्विस मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता उसके अंदर। और आप इंटरनेशनली अगर हम करना चाहें तो इंटरनेशनली क्या रेट जाते हैं? देखें इंटरनेशनल बाय एयर के कर लें या बाय उसके कर लें? इंटरनेशनली में भी देखें, जो आजकल जो हब बना हुआ है वो पूरी दुनिया का, वो आपको पता है दुबई है। पाकिस्तान से भी आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में जो फ्लाइट्स आती हैं पहले वो दुबई में लैंड करती हैं, वहाँ पे सब उतर जाते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तानी दोबारा वहाँ से आते हैं। तो हमारा भी पाकिस्तान से जो फ्लाइट्स हैं वो यूजुअली जो पहला डेस्टिनेशन है हमारा, जैसे मैंने बताया कि पहला डेस्टिनेशन हैदराबाद है, ऐसे ही पहला डेस्टिनेशन पाकिस्तानी होगा वो यूएई है, ठीक है ना। तो दुबई के अंदर एक हब बना हुआ है। अब उस हब से फिर सारे, क्योंकि आपको पता है टैक्स फ्री स्टेट भी है, तो उसमें होता ये है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान से कार्गो हो रहा है वो वाया दुबई हो रहा है। पहली डेस्टिनेशन जो देखें टीयर्स होते हैं इस कंपनीज में भी ना, एक फर्स्ट टीयर है, एक सेकंड टीयर है, एक थर्ड टीयर है। अब हमारी कंपनी अगर आप सेकंड टीयर में काउंट करेंगे, फर्स्ट टीयर में जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी फ़्लाइट्स वो डायरेक्ट यहाँ से फ्लाई करेंगी, तो वो पहले डेस्टिनेशन वो देखेंगे कि उनको बांग्लादेश जाना है या उनको इंडिया जाना है या उनको दुबई जाना है। लेकिन अगर हम सेकंड टीयर पे काम करते हैं तो हमारी पहली डेस्टिनेशन दुबई है। दुबई से फिर हम आगे उसको जो भी आपकी डिजायर डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल यूएस है जो सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया में, ठीक है ना। फिर यूएस की डायरेक्ट फ्लाइट दुबई से यूएस के लिए जो भी जाएगी उसके लिए आप उसको छोटा पार्सल हो बड़ा पार्सल हो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रेट्स की जहाँ बात करेंगे आप, तो रेट्स भी डेस्टिनेशन के हिसाब से ही, हम जनरल ज़्यादातर यूएस भेजते हैं। अगर हम रेट्स अगर निकालना याद देने के लिए देखें, अब आप फॉर एग्जाम्पल उसमें भी यही तरीक़ाकार है कि देखें जो भी कोरियर है कार्गो है ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0.1 ग्राम,
ठीक है, आइदर यू हैव अ लेटर और आपके पास कोई पार्सल हो तो जाता है वो 1 kg तक है। सही तो 0.1 to 1000 ग्राम्स में ही आपका जो पहला kg वो काउंट होता है, सही है आइदर वो 100 ग्राम्स हो या 999 हो। सही है 1 kg जो यूएस के यूजुअली चार्जेस चल रहे हैं वो इनिशियली 5,500 रुपये से 7,500 रुपये के अंदर बुकिंग होती है। सही है डिपेंड कर रहा होता है कि वो आप इकॉनमी में करा रहे हैं या आप फास्ट ट्रैक पे करा रहे हैं, 3 दिन में डिलीवरी चाहिए या 7 डेज में डिलीवरी चाहिए या 18 डेज में डिलीवरी चाहिए। अच्छा यूएस पे भी 3 दिन में डिलीवरी हो जाती है ना? जी जी, ऑब्वियसली हो जाती है। 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आपकी डिलीवरी छोटे पार्सल्स की हो जाती है। उसका रेट ज़्यादा है। एक फॉर एग्जाम्पल उसका 8,500 रुपये रेट है अगर 4 डेज में डिलीवरी हो रही है। आपका अगर 8 to 10 डेज ले रहा है तो 6,500 है। अगर आप इकॉनमी में कराएंगे विच विल टेक 18 to 20 वर्किंग डेज सही तो वो रिड्यूस टू 5,500 हो जाएगा, बिकॉज वो अपने हिसाब से लोड को मैनेज करेंगे। ये मतलब होता है आपको तरीका। प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे, आखिरी में डाल के प्राइस नीचे कर देंगे। ऑब्वियसली कोरियर कार्गो लॉजिस्टिक्स के अंदर यही प्रायोरिटी है कि आपके पास डिलीवरी, जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि आप जब एक पार्सल लेके जाते हैं तो दे आस्क यू दे क्या डिटेन करना है या इसको ओवरनाइट करना है या ओवरलैंड करना है। सही तो है आप कहते हैं नहीं यार आई नीड इट टू डिलीवर टुमारो मॉर्निंग इन इस्लामाबाद बट ओवरनाइट। तो डेफिनेटली ओवरनाइट तो हम बाय रोड जा नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है, तो बाय एयर जाएंगे। तो बाय एयर में ये होगा कि फिर आपका ओवरनाइट डिलीवर, ओवरनाइट के रेट्स और बाय लैंड के रेट्स डिफरेंट है। कितना एक एस्टिमेटेड लगाया अगर हम? फॉर एग्जांपल अगर हम मैंने आपको अगर लोकल पाकिस्तान की बात करें तो हाँ। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से लाहौर भेज रहे हैं कोई चीज़ सही 1 है। kg तो वो कॉस्ट करेगा आपको बाय एयर अराउंड 1,000 रुपीज़ 1 सही। kg फॉर सही। एग्जाम्पल, ठीक है ना, बाय एयर। बट यही आप ओवरलैंड में आ जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा आपका 300 to 400 के दरमियान, पर केजी बट इट विल टेक 3 to 4 डेज। जी, पर केजी नॉट है। इसमें होता $1 क्या होगा है, तकरीबन, इसमें $1 तरीका कार क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि जब हम कार्गो कर रहे होते हैं तो कार्गो में पहला केजी हमेशा महंगा होगा, सेकंड केजी आपका, नीचे आ थर्ड केजी जो ऐड केजी करते हैं वो नीचे आ जाता है। बट कार्गो में ये होता है कि जब आप 100 केजी डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तहसीन ने मुझे कोई आपको प्रोडक्ट दिया गया, मेरे पास 3 कार्टन है और वेट है 100 केजी, हाँ। तो 1 केजी फिर माइनस हो जाएगा। फिर डायरेक्ट जो चार्ज लगेगा आपका, फॉर एग्जांपल जो अभी यूजुअली जो चार्जेस चल रहे हैं वो 50 to 80 रुपीज़ पर केजी डिटेन चल रहा है। डिटेन के रेट, डिटेन क्या होता है कि विद इन 48 आवर्स डिलीवर हो जाएगा आपका। मतलब अगर यहाँ से सियालकोट से हमने यहाँ सामान मंगा रहा है तो 80 रुपए में यहाँ आ जाएगा। 80 रुपये किलो में आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ से सामान को अगर अमेरिका पहुँचाना है जी, तो मतलब 100 केजी है तो कितना 100 केजी है तो वो कॉस्ट आपकी रिड्यूस जाएगी, या फर्स्ट केजी आपको हट जाएगा। हट जाएगा? 100 केजी एक साथ नहीं जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर रूल है कि बॉक्सेस होते हैं आपके। हाँ सीबीएम एक सीबीएम जाएगा ना? फ्रॉम 1 kg to 5 kg, 5 to 10 kg, 10 to मैक्सिमम जो बॉक्स का साइज है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में वो 25 kg है। तो ये तो आपको 100 kg तो आपके 4 बॉक्सेस के अंदर वो सही है, सामान जाएगा। सीबीएम तो 25 kg के जो आपके एक सीबीएम में 1000 केजी होता है ना? नहीं, एक सीबीएम के अंदर आप 1000 kg, लेकिन बॉक्सेस 4 जाएंगे उसके अंदर। नहीं फिर उसमें तो बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे ना एक सीबीएम में। अगर 1000 केजी है तो मेरे ख्याल है तो फिर लेकिन आपको जो बॉक्स लेना होगा वो एक 25 kg का लेंगे। 25 के चार तो 100 केजी हुआ ना, 100 kg तो उसको मल्टीप्लाई 40 बॉक्सेस हो जाएंगे। जी। अब 40 बॉक्सेस को अगर आप कार्गो में करेंगे तो 40 बॉक्सेस जाएंगे। सही अगर आप कोरियर में करेंगे तो 25 kg का एक बॉक्स काउंट होगा। डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सीबीएम का साइज क्या है। सीबीएम का ये आप निकलेगा ना। अब फॉर एग्जांपल हम अगर 25 kg का बॉक्स ले लेते हैं वो हमें सस्ता पड़ता है। सही है हम अलग अलग बॉक्सेस बेचते हैं वो हमें महंगे पड़ते हैं। सही है। थोड़ा सा जब आप भेजेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, उसके हिसाब से फिर आपको एक पता सीबीएम कर देंगे। और इसका जी। क्या एस्टिमेटेड रेट आता होगा अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम अमेरिका बेच रहे हैं, एक अमेरिका का ले लेते हैं दूसरा यूके बेचते हैं तो क्या रेट होगा? देखिए, अगर आप बायर करेंगे तो ऑब्वियसली बायर महंगा है। शिप पे करते बायर हैं तो आपका जाता है, वो आपने 5000 बताया, उसके बाद ये कि वो भी तकरीबन $12 के आसपास, 3000 3,500 पड़ता है उसके बाद भी रेट है उसके। मैं तो आपको कहूंगा कि देखें, अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और है। अच्छा आपके पास वेट होता है, जैसे आपने कहा 100 kg है, तो आपको शिप का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आपको टाइम तो लगेगा, 30 to 40 वर्किंग डेज लगेंगे शिप के ऊपर, बट फिर आपको एक रूटीन में आ जाएगा, ठीक है ना। और शिप की कॉस्ट में, बायर की कॉस्ट में एक एस्टिमेटेड लगाएं कितना होगा यहाँ से अगर हम बेचते हैं कुछ ऐसे। मुझे पता है कि रेट चेंज होते रहते हैं, डिस्क्लेमर में हम डाल देंगे रेट जो है डे टू डे चेंज होता है। अभी एक अगर लगाएं कि 100 kg मुझे यूएस भेजना है तो तकरीबन एक पर केजी क्या पड़ेगा, या पूरा 100 के बता दे।
जैसा देखिए मैंने बताया ना कि अगर आप कोरियर में आपके मुझे मैंने आपका बॉक्स का साइज फॉर एग्जांपल नहीं देखा, बट अगर एक मुझसे आप मैं लमसम एक एस्टिमेटेड बात कर रहा था, हाँ। लमसम की अभी तो एवरेज पे बात कर रहे हैं हम, कोई हाँ डील तो फाइनल नहीं कर रहे ना। देखिए तो 25 केजी फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने जो बॉक्सेस हम बुक कर रहे हैं यूजुअली वो 50,000 से 55,000 पे बुक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो मैं अपनी कंपनी से भेजता हूँ 25 केजी का तो 25 1,000 केजी रुपये का। पर केजी हो गया। जी ऑब्वियसली हो गया ये। तो उसमें तो होता क्या 1,000 है रुपये कि कितना हुआ? $3 हाँ $3 हो गया तकरीबन आपका, 3.5 डॉलर। 380 रुपए के हिसाब से। बिल्कुल। तो उसमें होता क्या है कि हम 25 केजी का जो बॉक्स भेजते हैं अब उसमें लोगों के कपड़े भी होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर कोरियर का मोड यूज़ कर रहे होते हैं। यूजुअली जो लोग आ रहे होते हैं हमारे काउंटर के ऊपर वो घर के डोमेस्टिक की चीज़ें होती हैं। जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपको 100 केजी लेगा आपकी प्रोडक्ट है तो उसके पास आपको पता है कि ई फॉर्म लगेगा। ई फॉर्म के बगैर आपका सामान जाएगा नहीं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने एक प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको फेडरेशन से पहले आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, फिर आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी अच्छा गिफ्ट 1,000 करनी केजी होगी। नहीं जाएगा, 20-25 केजी चला हाँ जाएगा। 20-25 केजी चला जाता है। उसमें होता क्या है कि आप एज अ गिफ्ट भेज रहे होते हैं वहाँ पे अपने सही। जो भी आपके कंसाइनी होते हैं, तो शिपर ये शो करता है। बट मोर देन 50 केजी आपको पाकिस्तान कस्टम ही यहाँ पे पहले ही रोक लेगी। अमेरिकन कस्टम में तो आप रुकेंगे, पाकिस्तान कस्टम भी आपसे पूछेगी कि यार इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये सामान आप एक पार्टी को या दो पार्टी को क्यों भेज रहे हैं, तो आर यू रजिस्टर्ड विद द चैम्बर और नॉट। तो आप कहेंगे यस यार आई हैव अ लाइसेंस टू सेंड द प्रोडक्ट। तो ई फॉर्म इसके लिए यूज़ होता है, उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान कस्टम्स को। ऐसी कौन सी लोग नॉर्मली गलतियां करते हैं वाइल शिपिंग कर रहे हैं? तो आपने नॉर्मली देखा होगा, पता माशाल्लाह से तजुर्बा है। तो लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं तो उनको आज पता चलता है कि जब भी अगर वो कोई प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भेजने का तो ये गलतियां कम से कम ना करें। देखिए मैंने आपको बताया ना कि लोग गलतियां तो बहुत सारी है, क्योंकि कोई मेजर देखिए बताते जो हैं। भी इंटरनेशनल आपकी फ्लाइट जा रही हैं उसके प्रोटोकॉल्स तो हैं, ठीक है ठीक ना। लोग यूजुअली जो गलती कर रहे होते हैं वो आपका जो सामान है उसकी क्वांटिटी डिस्क्लेमर में शो नहीं करते हैं। सही। आजकल जो भी प्रोडक्ट जाएगी चाहे वो 100 ग्राम्स हो चाहे 1000 केजी हो, वो डिस्क्लेमर के साथ ही जाएगा। उसमें आपकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी प्रोटोकॉल्स होंगे फॉलो करते हैं। मतलब डिस्क्लेमर से क्या मराद है? कोई पेपर लगाएं? जी पेपर हम आपको प्रोवाइड अंडरटेकिंग जिसे कहते हैं ना, अंडरटेकिंग हो गया। डिस्क्लेमर में ये आता है कि आपको कि जो प्रोडक्ट जारी है उस प्रोडक्ट की डिटेल देनी है। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 जीन्स की पैंट 2 टी शर्ट भेज दी और साथ में 3 आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट रख दी जो नज़र आ रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, सही ठीक है। है ना। तो वो होता क्या है कि वो एयरपोर्ट के ऊपर ही उसको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं कि आपने भेजा तो गिफ्ट है लेकिन आपने एक प्रोडक्ट के 3 पीस एक साथ भेज दिए हैं। जो सेकंड जो प्रॉब्लम आती है जो ब्रांड्स के कपड़े हैं, लोग ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं और फिर एक ही बॉक्स में फॉर एग्जाम्पल 25 केजी में आपने 20 25 30 40 जो भी अलग आए अलग भेज दिए। वो आपने ब्रांड्स के कपड़े उठा के भेज दिए। तो ब्रांड्स के कपड़े यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो जो ऑलरेडी ब्रांड भी तो एक्सपोर्टर ही है, तो सही। वहाँ पे प्राइस का क्या आता है एक डिफरेंस बड़ा आ जाता है। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका में एक अपनी ब्रांड बेच रहा हूँ $100 की, और पाकिस्तान में मैंने वो सेम जो कुर्ती थी शलवार थी वो 10,000 रुपये की खरीद के भेज दी और क्वांटिटी में भेज दी, तो वहाँ क्लैश आता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आ रही है कि लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो ब्रांड्स की चीज़ें क्वांटिटी में भेजते हैं, जो कि यहाँ पे रुक मतलब जाती बस है। विदाउट रजिस्ट्रेशन करा दे। अगर ई जी फॉर्म ले ले तो फिर मसला नहीं है। विवॉक कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए ई फॉर्म के अंदर भी उस ब्रांड से परमिशन लेनी होगी। ई फॉर्म का मकसद ये है कि आप एक अगर मैन्युफैक्चरर हैं हाँ तो कर तो सकते। आपने मैन्युफैक्चरिंग की तो आपने पहले चैम्बर में करा फिर फेडरेशन में किया, वहां से लाइसेंस मिला टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट, बट ब्रांड विल नॉट अलाउ यू टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट। ब्रांड क्योंकि इज फॉर उनका द वो लोकल खुद कमाएगा मार्केट, ना। फॉर द लोकल मार्केट वो आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे उसको क्लैश हो जाएगा ना, उसके प्राइस में क्लैश हो जाएगा। जो प्रोडक्ट वो खुद बेच रहा है वही आप बेच रहे हैं यहाँ से, सही। और फिर आप रजिस्टर्ड भी नहीं है उसके ऑथराइज, क्योंकि आपने तो एज ए बायर यहाँ पे जाके उसके आउटलेट से या उसकी फैक्ट्री से ख़रीद लिया। अब आपने अगर भेजना है इतनी लंबी क्वांटिटी में तो फिर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है एज ए लाइसेंस एजेंट, और सही। वो ब्रांड देता नहीं है आपको। वो लोकल आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप अपने आप को कर सकते हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा ज़्यादातर फीमेल्स तो वो ब्रांड्स के कपड़े लेके बेचने की कोशिश कर रही हैं और फेसबुक के थ्रू पेमेंट तो ले लेती है, जब वो शिप करेंगे तो मसला आएगा। शिप करते हैं तो यहीं रुक जाता है ना। यहीं रुक पाकिस्तान जाएगा। में ही जो पॉलिसीज हैं, जो आपकी कोई एजेंसीज तो काम कर रही हैं ना, काम कर रही तो है। वो यहाँ पे उसको वो पे बार allow कोड नहीं से भी करते। स्कैन होकर पता चल जाएगा कि ये ब्रांड का है। ऑब्वियसली और एक ही ब्रांड के एक ही जैसे 4 हैं तो भी फंस गए, एक ही ब्रांड के अगर 10 हैं तो भी फंस गए कि भाई तुम इतने सारे क्यों भेज रहे हो, गिफ्ट भेजना तो 20 क्यों भेज रहे हो भाई, या एग्जैक्टली 20 किलो क्यों भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो। देखें होता यही है ना
कि देखें मैं अगर इकॉनमी की बात की जाए, हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो इस वक्त करेंसी रेट है वो काफ़ी नीचे है एज़ अच्छा। कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो वहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स अपना आउटलेट है। ओपन करके भेज रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में जो आउटलेट्स है पाकिस्तान के, उसमें तो जो यूजुअली कपड़े मिल रहे होते हैं वो कोई $2 के, $3 के, $10 के तो नहीं बिक रहे होते ना। हाँ, तो वो अगर फॉर एग्जांपल वो एक लॉन्ग का सूट वहाँ पे $50 का या $80 का है और पाकिस्तान से हम 5,000 रुपये का लेके भेज दें और क्वांटिटी में भेज दें, तो वहाँ फिर कौन खरीदेगा उसका? एक-एक करके भाई यार भेज सकते हैं, लेकिन फिर क्या फ्रेट आपको फ्रेट बढ़ जाएगा ना, फ्रेट बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बनता है। एग्जैक्टली कम हो जाएगा। अब मैंने एक $50,000 का बॉक्स बनाया और मैंने ब्रांड के जो है वो 50 फॉर एग्जांपल लॉन्ग की शलवार कमीज भेज दी है, मेल या फीमेल जो भी यूज़ करते हैं। अब मैंने वो भेज तो दी है, लेकिन वहाँ पे क्लैश उसी ब्रांड का मुझसे हो जाएगा। फिर ब्रांड ने आपको ऑथराइज भी नहीं किया कि आप वहाँ से अपनी चीज़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकें। अगर ऑथराइज हो तो कर सकते हैं, फिर तो मसला ऑथराइज करेंगे नहीं डेफिनेटली। अगर मैं खुद एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहीं से बैठ के पाकिस्तान से अगर चीज़ बेचता हूँ तो मैं डॉलर्स में बेचता हूँ, और यही मेरा कंपटीटर आज है पाकिस्तान से ख़रीद के, तो मेरे लिए मसला है। एक सवाल मैं आपसे हमारे लिए काम का सवाल होगा, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारी बड़ी काम की है, वो ये कि कौन सी कैटेगरी के कौन से आइटम्स अगर बता सकें, कैटेगरी बता सकते हैं आइटम जो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है जो हम कर सकते हो? पाकिस्तान से तो आपको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान। सिर्फ कराची को ही नहीं कह सकते। आपने जैसे हम शुरू में इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, हम फैसलाबाद की बात कर रहे थे। आपको पता है गारमेंट्स के मामले में फैसलाबाद मशहूर है, स्पोर्ट्स के मामले में सियालकोट मशहूर है। फिर लाहौर एक अपनी इंडस्ट्री है, रावलपिंडी एक अलग है, इंटीरियर सिंध में अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन कराची ऑब्वियसली एक हब है हमारा, जहाँ पे ज़्यादातर लोग चीज़ें भेज रहे हैं। अब देखें इसमें भी जो मैंने अपना विटनेस किया लास्ट 8 इयर्स में लोगों को, वैसे तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्री वाइज लोग काम कर रहे हैं। जो बड़ी इकॉनमी है वो यूएस है, उसके साथ लोग फिर दुबई है, फिर आपका कनाडा है, लेकिन नंबर 1 पे यूएस ही आता है। यूएस में जो मैंने विटनेस किया, लोग कराची से स्पेसिफिक ज़्यादा जो भेज रहे हैं वो लेदर जो चीज़ें हैं वो जाती हैं ज़्यादातर। अब उसमें सिर्फ आपके जैकेट्स ही नहीं आती, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं लेदर के, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ईद उल अज़हा की वजह से या बाकी पूरे साल जो इतना अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त खाते हैं, तो हमारे पास बहुत वाफिर मिकदार में जो है लेदर अवेलेबल है, ठीक है। और फिर हम इसके फाइनेंस जो है मेकर भी हैं, बनाना भी हमें बहुत अच्छा आता है, और हमारी जो कॉस्ट है वो भी एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड आप दुनिया में कहीं से कंपेयर करें, लेदर की प्रोडक्ट्स होती महंगी, लेकिन पाकिस्तान में जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत चीप है। नंबर 1 पे तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग डोमेस्टिक जो काम कर रहे हैं, छोटे लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो लेदर में काम कर रहे हैं। फिर आप और आ जाएँ गारमेंट्स में आ जाएँ, आपका बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, चीज़ें हैं, जिसका जैसे काम होता है, आपकी क्रॉकरी है, लोग ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में छोटा-छोटा करके पाकिस्तान से बेचते हैं। ये सिर्फ हम ब्रांड्स की जो बात कर रहे थे ना, सिर्फ ब्रांड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई अपना स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप में मैंने एक यूएस की कोई सिटी में मेरे को जानने वाले थे या दोस्त थे, हमने एक अपनी ब्रांड लॉन्च कर दी छोटी सी, तो वही इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोगों के पास सामान जाता है। जो हम बात कर रहे थे ई फॉर्म की, तो वो तो हमारी अपनी प्रोडक्ट है ना, हम खुद ही उसको लोकल मैन्युफैक्चर करके भेज रहे हैं, तो उसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि पाकिस्तानी जिस कंट्री में अवेलेबल है वही चीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा जा रही है। न्यू कस्टमर आपके पास ज़्यादातर, आपको पता है कि इंटरनेशनल फोरम है, वो चाइना जाएगा, वो पाकिस्तान आएगा, वो इंडिया आएगा, वो बांग्लादेश आएगा, पहले 4 जगह से वो देख के फिर पाकिस्तान से बाय करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी 5 से 6 कंट्रीज़ ही हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स लोग करते हैं। उसमें नंबर 1 पे आपको पता है दुबई है, उसके साथ जो खलीजी ममालिक हैं, आपके ओमान है, आपका शारजा है, ये छोटी-छोटी रियासतें हैं। इन सब के अंदर सऊदी अरेबिया आपका एक अच्छा, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत हैं। फिर उसके साथ आप आगे चले जाएं तो फिर आपके पास दुनिया पूरी खुल जाती है, ठीक है ना। लोगों पाकिस्तानी जापान में बहुत हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिका में है, फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया एक नया कंट्री है पाकिस्तानियों के लिए, एक बड़ी क्वांटिटी में लोग वहाँ रह रहे हैं इस तरीके से।
और यूएस में ज़्यादातर हमारे यहाँ भी जो अगर मैंने प्रायोरिटाइज किया तो लेदर्स के आइटम, जैकेट नहीं कहते हम, लेदर्स लेदर के मटेरियल्स जा रहे हैं। दूसरा तो हमारा गारमेंट्स जा रहा टेक्सटाइल है, है, गारमेंट्स में जा रहे हैं। गारमेंट्स उसके जा बाद रही हमने कहा कि वो क्रॉकरी या किचन के आइटम, गारमेंट्स भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। बहुत बड़ी फील्ड है। गारमेंट्स में अगर आप सिर्फ इसके ऊपर ही आ जाए ना, जो टॉवल्स हैं आपके या ये बाकी चीजें होती हैं, ये पाकिस्तान आपको पता है कि दुनिया सब, के हाँ। टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में अच्छा, इसमें एक एक है। और सवाल बनता है कि जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा और मुझे भी 50 जैकेटें बेचनी है, तो वो हो गई, अगर 25 कर लेते, 25 केजी का बन गया ना, क्योंकि 1 केजी के ऑलमोस्ट तकरीबन 1 केजी की एक जैकेट लगा लेते हैं हम, और हमने एक सीबीएम ले लिया, या 25 केजी का एक बॉक्स कहेंगे उसको, सीबीएम तो नहीं कहेंगे ना, नहीं, बॉक्स है, एक बॉक्स 25 में केजी का बॉक्स ले जी। लेते हैं। तो बॉक्स ले लिया हमने और उसको भेजा। तो अब मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उनको पता चल जाएगा भाई बेचने के लिए, तो वीबॉक का लाइसेंस मुझे लेना, एज मैन्युफैक्चरिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो मैंने नहीं किया, मैंने तो खुद यहाँ से उठाया है। तो फिर क्या करना देखिए, जब पड़ेगा? एक्सपोर्ट करेंगे ना, हाँ। तो आप एक्सपोर्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोकल मार्केट से परचेज किया, आप गए सदर या आप गए सही है। फैक्ट्री आपने, या आपने किसी को ऑर्डर दिया, सही। उसने आपको क्या किया कि आपको जैकेट डिलीवर कर दी 25 जैकेट्स, ठीक है। अब जैसे हमने बात करी थी कि एक जैकेट है सिंगल, तो देयर इज नो नीड टू टेक अ लाइसेंस। लेकिन 25 जैकेट्स हैं, 25 केजी का बॉक्स है, तो नजर आ रहा है कि आप बिजनेस के लिए ही भेज रहे हैं उसको। तो आप इसके लिए पहले चैम्बर जाएंगे, चैम्बर में अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, फिर फेडरेशन जाएंगे, फेडरेशन में अपनी कंपनी रजिस्टर कर इनलिस्ट करके, फिर फेडरेशन आपको बेसिकली विजिट करेगा आपके प्रीमिसेस पे, और आपको हम तो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे ना, तो फिर वो क्यों विजिट करेंगे? मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो विजिट करके फिर देखें आप जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो आपने लाइसेंस तो मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी ने डाली ना, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए तो कंपनी आपके पास है ना, क्योंकि आप क्वांटिटी बेच रहे हैं। आपने जो भी वहां से ऑर्डर लिया है, तो आपने कंपनी की बेस पे लिया है, आपने इंडिविजुअल तो यहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर नहीं लिया। सोल प्रोप्राइटर पे चला जाएगा, जी सोल प्रोप्राइटर चले जाएगा, वीवॉक वगैरह मिल जाता है, सोल प्रोप्राइटर मिल जाता है कोई, इसमें कोई वो जरूरी नहीं है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो। चैम्बर और फेडरेशन के लिए ये दोनों कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आपका इजीली आपको एक आइडिया कितना खर्चा हो जाता है? कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, मैक्सिमम आपका चैम्बर के तो आपको पता ही है 8-10 हज़ार रुपए ईयरली चार्जेस हैं, फेडरेशन की भी 12,000 रुपए ईयरली चार्जेस हैं। और वीवो की आईडी वगैरह भी मिल जाती है? फिर वीवो की आईडी के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे पहले शोकेस करनी होगी, जो प्रेसिडेंट है हमारे फेडरेशन के, वही फिर आपको लाइसेंस इशू करें। अच्छा, फेडरेशन में कौन से फेडरेशन में आना होगा? फेडरेशन चैम्बर ऑफ FPCCI है। FPCCI में तो 265 वो हैं कमेटियां हैं, तो उसमें जो आपकी एक्सपोर्ट की जो हमारी अच्छा उसके अंदर जाके जी, उसमें आने के बाद फिर आपके पास आप अपनी प्रोडक्ट शोकेस करेंगे, दे विल विजिट यू फर्स्ट कि आप क्या भेज रहे हैं, देन दे विल इशू यू द लाइसेंस। मतलब अगर 2 डिफरेंट है, अगर सर्जिकल बेच रहे हैं तो सर्जिकल की FPCCI की कमेटी में जाएंगे, और अगर लेदर जैकेट भी बेच रहे हैं तो उनकी कमेटी में जाएंगे, तो फिर 3 कमेटी में जाना होगा आपको। नहीं, कमेटी तो आप अगर इसलिए ज्वाइन करेंगे मैंने एक्सपोर्ट करना है, आप कमेटी कोई भी ज्वाइन कर लें, और बस एक लाइसेंस। अगर आप हैं फेडरेशन के मेंबर, तो वो फेडरेशन आपको क्या कवर कर रहा है, वो आपको यही कवर करेगा ना कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम तहसीन को ऑथोराइज करते हैं कि तहसीन कैन सेंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दिस रीजन। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए ओपन है, आप जहाँ दिल चाहे आप भेज दें। वो आप बोलेंगे कि यार मेरी जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वो फॉर एग्जांपल यूएस है, तो वो फिर आपको कहेंगे कि यार आप यूएस में आ जाए। हाँ, यूजुअली जो है वो यूएस है, फिर क्योंकि पाकिस्तान में बताया कि 5 से 6 कंट्रीज में ही ज्यादातर एक्सपोर्ट्स होती हैं, बाकी जो कंट्रीज में हमारे पाकिस्तानी कम क्वांटिटी के अंदर है। बट आपको जहाँ भी भेजना है, चाइना भेजना है, चाइना से मंगवाना है, एक दफ़ा आपका डेस्टिनेशन ओपन हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं, 10-20-25 हज़ार का खर्चा, अपनी आईडी ले लें जी, यहाँ से सदर से आइटम उठाए और वहाँ जाके आप भेज भी सकते हैं। लेदर का जैकेट, लेदर के बहुत सारे डिफरेंट आइटम है, वॉलेट चाहिए, डिफरेंट चीज़ें हैं वो भेज सकते हैं। मतलब हमारे पास टेक्सटाइल कर लेते हैं जिसमें टॉवल और वो गारमेंट्स के जैसे भी, तो आप ब्रांड की बजाय अपने बना के भेज दें जी, तो यहाँ पे बन जाते हैं। देखिए, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि जो हमारे नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं उनको हम सिखाएं ये बिजनेस, ये बताएं बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि मैंने आईटी का भी बिजनेस हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करते हैं, और फिर ये साथ में लॉजिस्टिक्स आजकल हमारा जो है वो हॉट टॉपिक है। सही है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ हर फोरम के ऊपर कि वो समझें, अंडरस्टैंड करें पहले बिजनेस को, थोड़ा सा जॉब करें, थोड़ा एक्सपीरियंस लें, और फिर अंडरस्टैंड करके स्टडी करके बिजनेस करें, चाहे वो डोमेस्टिक करें चाहे वो इंटरनेशनल करें, अपनी कंपनी छोटी रजिस्टर कराएं और फिर आप यहाँ से
बेचना शुरू शुरू करें। करें। लॉजिस्टिक्स के लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं। आप सबसे जो चीप है पाकिस्तान में, तो आपको पता ही है कि लोकल जो गवर्नमेंट का इदारा है वो भी होता है। फिर आपने प्राइवेट, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, तो लोग प्राइवेट की तरफ सही। आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप स्किल्स पे काम करें, लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को जो नए आने वाले हैं, जो समझते हैं या जो जिन्होंने जॉब करते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तो आए मेरे पास और मुझसे बात करें। मैं डेफिनेटली उनको उनका गाइड भी हेल्प आउट करूँगा, करेंगे। बताऊँगा और हेल्प भी करूँगा। अच्छा असलम भाई, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव रही है। एक मुझे आखिरी सवाल था कि जो हम मिस इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अंडर इनवॉइसिंग, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो उस पर कि क्या उसके नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। दूसरा जो चीज़ें दिखाते कुछ है और डालते कुछ हैं और आगे पीछे बात को करते हैं, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बैड प्रैक्टिसेस तो पूरी दुनिया में ही होती हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। बट यूजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट 8 इयर्स का, तो मैं बड़ी कंपनीज के साथ भी मैं एसोसिएट रहा हूँ और अब अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो अगर हम सबसे पहले अंडर इन्वेस्टिंग का जो आपने जिक्र किया, अंडर इन्वेस्टिंग की बात करें, तो उसमें ऑब्वियसली ये तो एक बैड प्रैक्टिस है ही, क्योंकि आप इकॉनमी को नुकसान दे रहे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए ना। अपने फ़ायदे के लिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो जिसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी, मैंने उससे भी 50% नीचे दे दी टैक्स बचाने के लिए। तो उसमें आप एक आध दफ़ा तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर लेकिन अब तो एचएस कोड से पकड़ में आ जाता है इसकी प्राइस क्या है, वो तो फिर स्टैंडर्ड ही लगाते हैं। मैंने देखा वो तो जी वो हमने लगा मशीन देते भी हैं। मंगाई थी, तो हालांकि हमने 3,000 की ली थी, उन्होंने $5,000 ही लगाया। तो क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमारे पास इतने की आ रही है, हम इतने ही लगाएंगे। मैंने कहा भाई हमने ली सस्ती है। वो तो खैर अब तो ये पकड़ लेते हैं। ये अभी भी कोई जुगाड़े हैं इसकी? जुगाड़ तो देखें, अब पाकिस्तानी कौम है, मशहूर है जुगाड़ों के अंदर, हाँ। बहुत सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं। अब तो पकड़ बट जैसे जैसे एजेंसीज के आगे लोगों की चोरियां आती रहती हैं या लोगों की 2 नंबरियां आती रहती हैं, वैसे ही वो भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। लोगों के पास बहुत सारे बैरोमीटर्स हैं, लोग सोचते रहते हैं कि यार इसको ऐसे कर लें ऐसे कर लें, बट अंडर इन्वाइसिंग मैं इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। और हमारी एक पॉलिसी है अपनी भी, कंपनी की भी, कि आपने जो भी देना है अंडरटेकिंग के साथ देना है। तभी होती है ना, जब हम बेच रहे हैं तब करते हैं या जब लाते हैं तब करते हैं? मैं जब लाते दोनों में ही हो रहा है अंडर इन्वेस्टिंग। जाते हुए तो आपको एक्सपोर्ट में फायदा होता है ना। वो तो जब आप देखें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप अंडर इन्वेस्टिंग अपनी ही कर रहे हैं, तो टैक्स अगर पे नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट के वक्त और आपने प्राइस नीचे दे दी फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट पे तो टैक्स लगेगा भी नहीं ना, वो तो रिवोक पे तो डिपेंड कर रहा होता है ना कि प्रोडक्ट आइटम टू आइटम है ना। अब आपको हर आइटम तो ऐसा नहीं जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। कुछ आइटम जो हमने अलाउ किए हुए वो हैं, जो अलाउ नहीं किए हुए उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम टैक्स इस पे लगेगा। जैसे अगर हम वहाँ $100 की बेच रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 3-4 पॉइंट एक निकला है साथ। यहाँ से हम भेज रहे हैं, हम $100 की हम वहाँ बेचेंगे, लेकिन यहाँ से हमने 5,000 रुपए की ली है, तो 5,000 रुपए वाली इन्वॉइसिंग लगाओ या $100 की बेचेंगे? जो आप सेल कर रहे होंगे ना, जो कस्टमर वहाँ पे आपका बाय कर रहा होगा, लेकिन अभी वो बिकी नहीं, आप अपनी कॉस्ट तो बता देंगे उसके अंदर, क्योंकि देखें 2 कस्टम्स है ना, पाकिस्तान कस्टम अलग है, यूएस कस्टम्स अलग है। अब इसमें भी एक बड़ा हॉट पॉइंट है कि ड्यूटी पेड, आपने सुना होगा एक वर्ड, ठीक है ना, DDP कहते हैं। हाँ, तो अगर आप ड्यूटी पेड फॉर एग्जांपल यहाँ से कर रहे हैं और वहाँ पे शिपर ने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि मैं ड्यूटी पेड करके भेज रहा हूँ, तो बाहर जो आपका कंसाइनी है उसकी तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है ना। तो अब उसके लिए आप जो इनवाइस देंगे वो अपनी आप जो आपकी कॉस्ट आई है वो देंगे। बट अगर वो ड्यूटी पेड नहीं है और कंसाइनी वहाँ पे करेगा, तो फिर आप कंसाइनी की कॉस्ट को उसको ऐड करेंगे। यूजुअली लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ से नॉन ड्यूटी पेड भेजते हैं कि जो भी लेन देन है भाई वो आप अपना वहाँ पे कर लें और फिर वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग वो कर लेते हैं कि यार कितने पीस आएंगे मेरे मंथ में, महीने में, साल में, क्वार्टर में, वो इसके हिसाब से खुद ड्यूटी पे कर रहे हो। अभी तो यूएस में भी ड्यूटी लग गई है, क्योंकि मैंने भेजे थे कुछ 1-2-4 kg के आइटम, $20 की ड्यूटी उस पर लग जाती है। जी मैं बताया ना क्या, तो यहाँ से भी हम ड्यूटी पे करके भेज सकते हैं? नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ड्यूटी पेड करके भेज रहे हैं, वहाँ पे लगेगी। जो देखें पाकिस्तान एक अलग कंट्री, यूएस डेस्टिनेशन दोनों जगह लगेगा। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में जो चीज़ टैक्स फ्री है वो हो सकता है यूएस के अंदर टैक्स हो। जो चीज़ यूएस के अंदर टैक्स फ्री है पाकिस्तान में टैक्स है, तो जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ से तो आपका जो शिपर है वो कहता है यार देयर विल नॉट चार्जेस, सिंगल चार्जेस भी नहीं लगेंगे आपको डोर स्टेप पे, बट आपके पास कॉल आती है कि आपका एक कंसाइनमेंट एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम्स ने रोका हुआ है, आप ज़रा आ जाइए। फिर आप जाके जब पता करते हैं, आप कहते हैं यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पर कोई टैक्स ही नहीं है। वो कहता है नहीं सर, यहाँ पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट करेंगे तो इसके ऊपर इतना टैक्स है। फिर वो आप पेड करते हैं, तो फिर
तो ये ड्यूटी होने के पेड नाते। होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जब आप पहला शिपमेंट भेजे रहे होते हैं तो वहीं पे क्लियरेंस हो जाती है कि अब मैं नेक्स्ट शिपमेंट भेजूंगा तो कितना टैक्स लगेगा। जो आपने बात करी तहसीन के लोग बैड प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमें जो एक्सपीरियंस रहा इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा है कि जो आपके लोग पार्सल के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें बेचते हैं जो दुनिया में आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है। सऊदीया में हो गया, दुबई में हो गया, यूएस में हो गया। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज ही यहाँ पे उसको, उससे पहले जो हमारी कंपनी है अपने हम लोगों ने स्कैनर्स लगाए हुए हैं। जो भी हम पार्सल बुक करते हैं चाहे वो 100 ग्राम्स का हो चाहे वो बड़ी क्वांटिटी हो, पहले तो हमारी जो है यहाँ पे यहीं पे हम उसको क्यूसी करने की कोशिश करते हैं कि 100% उसको चेक करके उससे अंडरटेकिंग लेके उसका एनआईसी लेके उसका पासपोर्ट का कॉपी लेके उसको भेजें, ताकि अगर 100% हम क्लियर नहीं है, अगर हमारा 99% क्लियर होता है, 1% कोई चांस पे चीज़ आगे एयरपोर्ट पे आती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पकड़ी जाती है। अब उसमें नारकोटिक्स भी होती हैं, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है, लेकिन लोग बैड प्रैक्टिस के साथ भेजना चाहते हैं। हम उसको यहीं पे कोशिश करते हैं कि किल कर दें, यहीं पे जो है वो रोक लें और एजेंसीज को इन्फॉर्म करें, बट फिर भी लोग करते हैं, जाता है। लेकिन आप तो पूरा प्रॉपर डेटा लेके ही करते होंगे ना, तो जो रेगुलर कस्टमर है उनकी तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई ऊपर से ड्राइव हो गया तो फिर आपको होता होगा क्या? देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें क्या है कि अंडरटेकिंग लें आप क्लाइंट से, क्लाइंट का जो आपका यूटिलिटी बिल है जहाँ पे वो रहता है वो उसकी कॉपी लें, अगर नया क्लाइंट है आपका डेफिनेटली ना, क्योंकि नए क्लाइंट जो आपका वॉकिंग क्लाइंट है तो आपको नहीं पता वो कहाँ रहता है। यूटिलिटी बिल लेंगे, फिर आप उसका एनआईसी कॉपी लेंगे, पासपोर्ट की कॉपी लेंगे। ये 3-4 चीज़ें जो क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होता है डेफिनेटली वो जेन्युइन है। बट जो बैड प्रैक्टिस साथ लोग आते हैं ना, उनको भी पता होता है कि ये लोग क्या मांगेंगे हमसे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करने के लिए, चीज फेक बना के ला देते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर उसको हम काउंटर, हमारे पास तो कोई वो नहीं होता काउंटर करने के लिए। मामी का कोई जंगल से उठा के उसको बहुत सारी चीजें वो लेके आते हैं ना, एनआईसी फेक ले आएंगे फॉर एग्जांपल, या किसी और का लेके आएंगे। नहीं सही भी ले आएंगे। मैंने देखा हमारे अमेज़न पे भी कुछ इस तरह से पहले लोग कर रहे थे अकाउंट बनाने के लिए। वो पीछे कोई गाँव में दादी मासी रहती है, उसका पासपोर्ट भी बना दिया, उसका एनआईसी भी बना दिया, उसको एक उसके सिम के ऊपर एक इंटरनेट भी ले दिया तो उसका अकाउंट बन गया। मैंने कहा ये फिर आपको एक प्रैक्टिस और भी पता है ना कि जगह जगह लोग सिम सेल कर रहे होते हैं या आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, बैंक के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो हम तो कराची में शहरी इलाकों के अंदर आपको पता है कि हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज भी है, हम मार्केट को स्टडी भी करते हैं, फिर हालात हाज़िरा से भी काफ़ी अटैच रहते हैं। बट जो लोग नहीं रहते वो इस स्कैम में बहुत आते हैं। तो लोग अपने पासपोर्ट की कॉपी भी दे देते हैं, एनआईसी की कॉपी भी दे देते हैं, बिल की कॉपी भी दे देते हैं। तो जो स्कैमर्स होते हैं, जो इस तरह के बैड वो लोग फिर उनकी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब तक वो चीज़ हाथ से निकल जाती है, आगे जाती है, जब पूरा इंक्वायरी आती है तो पता चलता है कि फलाना साहब फलाना जगह रहते हैं, लेकिन फलाना साहब का पार्सल ही नहीं है, उन्हें तो भेजा ही नहीं है, उनका है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मोबाइल नंबर, उसका सिम का डेटा, ये चीज़ें करते हुए फिर आगे, क्योंकि अब सख्ती बहुत ज़्यादा है। अब आप कोई भी पार्सल ऐसे आराम से, क्योंकि आपने भेजा है तो पहले कंपनी, सबसे पहले तो जो सवाल होगा वो कंपनी से ही होगा, कम एज ए CEO उससे ही सवाल होगा, आपने असलम साहब आप बताएं कि आपने बुक किया है। फिर उसके बाद अगर वो पार्टी मुझे सामने मिल जाती है, क्योंकि होता क्या है कि जो भी इस तरह के पार्सल्स होंगे ना, उसमें अगर आपने पार्टी को कॉल नहीं की और डिलीवरी हो गई तो वो दोबारा आएगा, और अगर आपने उसको कॉल कर दी तो वो समझ जाएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, जो कंपनी से मुझे कॉल आ गई है। वो एक दफ़ा तो कॉल उठा लेगा, और आपने अगर उससे मिलने का कहा या बुलाएं, वहीं पर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि यार मुझे क्यों बुला रहे हैं, तो वहीं पर सिम बंद हो जाएगी। अब कंपनी वहाँ पर इशू में आ जाएगी, अलर्ट हो जाएगी, कंपनी हाईलाइट हो जाएगी एजेंसीज के सामने कि यार इन्होंने ही पार्सल बुक किया है और यही जवाब दें। तो आप जो भी इस लॉजिस्टिक्स के अंदर मैं आने वाले लोगों को यही बताऊंगा कि इंटरनेशनल में स्पेशली देखें, पाकिस्तान से मैं लाहौर भेज दूंगा तो मैं पाकिस्तान में कराची में बैठा हूँ ना, तो मैं ईजी एक्सेस है मेरे लिए किसी को। लेकिन अगर मैं यहाँ से दूसरी कंट्री भेज रहा हूँ, वहाँ से इंक्वायरी आती है तो पाकिस्तान की बदनामी है, और हमें पाकिस्तान की बदनामी करनी नहीं है। तो हमने पहले QC अपनी खुद करनी है, फिर हमारी एजेंसीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे, फिर आगे फिर सामान जाता है। बिल्कुल ऐसा है, ये प्रैक्टिस है हमारी। अभी कितने कुछ आइडिया कितने डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारी भी जर्नल कंप्लीट? किसकी ओवरऑल देखें, अगर हम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की डेटा लें और उससे देखें कि एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की या फेडरेशन की बात
करें तो हमारी इस वक्त जो एक्सपोर्ट चल रही हैं वो $55 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपने 2 दिन पहले एक एक्सपोर्टर्स के जो है इवेंट हुआ है जिसमें एक्सपोर्टर्स को जो टॉप 10 पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी मिला है, उनकी पूरी फैमिली को 2 साल के लिए। ब्लू पासपोर्ट क्या? ब्लू पासपोर्ट है, हम तो ग्रीन पासपोर्ट यूज़ करते हैं। ब्लू पासपोर्ट जो अब जो मिल रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, जिनकी एक्सपोर्ट्स जैसे लकी ग्रुप को नंबर 1 एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला, उनकी ही $150 बिलियन की पूरे साल में 2000 जो लास्ट अभी साल गुजरा है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो लकी गारमेंट्स की जो हुई है यहाँ से। नहीं तो ब्लू पासपोर्ट आप क्या कह रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट है? कोई खास बेनिफिट? ब्लू पासपोर्ट के लिए ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ से नहीं वीज़ा नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। ब्लू पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि जो डेलीगेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो हमारे पास पहले फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि एक आम आदमी एक आम बिजनेसमैन बन गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको आगे रखने के लिए कि आप लोगों में कंपटीशन कैसे पैदा करें तो उनको प्रायोरिटी क्या फायदा होगा? अमेरिका तो वीज़ा नहीं देगा ब्लू पासपोर्ट के उनको, पाकिस्तान इंटरनेशनल नहीं अमेरिका वीज़ा देखें जिसके पास मेरा समझेगा जो टॉप एक्सपोर्टर है उसको जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन देखें ये पॉइंट भी है, जो कुछ पासपोर्ट ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको ना, जैसे हमने कहा कि हम अपने आम पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करेंगे और हम ब्लू पासपोर्ट का ट्रैवल करेंगे तो हमें वहाँ पे देखने का जो सिनेरियो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि यार ये डेलीगेट्स हैं। और उसके ऊपर फिर जब एक्सपोर्टर्स को हमने दिया है 2 साल के लिए दिया है तो इसीलिए दिया है कि यार इनको इतनी, क्योंकि टॉप एक्सपोर्टर टॉप टैक्स पेयर भी है ना आपका। हाँ ऐसा ही है, और टैक्स से ही कंट्री आपकी चलेगी। तो अब टैक्स पेयर को अगर आप एंटरटेन करेंगे तो और कोई ल्यूक्रेटिव चीज़ें देंगे तो वो मोटिवेशन है ये। अच्छा असलम भाई, जो लोग अभी कार्गो की फील्ड में आना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैंने देखा बड़ी बड़ी फील्ड, और अभी मैंने देखा आजकल बहुत ज़्यादा लोग मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचना चाहिए, जैसे हम गाड़ी खरीदना सोचते हैं तो वो गाड़ी दिखना शुरू होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कोई कार्गो का काम शुरू कर दे। स्टेट एजेंट के बाद अब मुझे कोई लोग जो दिख रहे हैं ना वो कार्गो वाले दिख रहे हैं, हर कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग में आ रहा है, पता नहीं कि मेरा अकाउंट से। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, एक तो उसके लिए अच्छा पॉइंट है या नहीं, आज उसको स्टार्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, और क्या इन्फॉर्मेशन है जो पहले स्टार्ट करने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन वो ले ले, या किसी डिग्री की भी ज़रूरत है? नहीं देखें, डिग्री तो ऑब्वियसली आपके जो इस्तेमाल होती है उसमें आप जो लर्न करते हैं, यूजुअली डिग्री आपको स्किल्स तो नहीं देती ना, स्किल्स तो आपको ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आके ही आप सीखेंगे, ठीक है ना। बट वो थियोरेटिकल आपको एक बैकग्राउंड देती है। जैसे मैंने कहा कि फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन में और एक सिर्फ स्किल्स वाले बिजनेसमैन में। आप यूजुअली लोग कह रहे होते हैं कि नहीं यार मैं तो पाकिस्तान में अरबपति बन गया, लेकिन मेरे लिए जो है वो मैंने हायर किए हुए डिग्री वाले। ठीक है, आपकी अपनी अप्रोच अच्छी है, बट जो लोग डिग्री लेके आके थियोरेटिकल पढ़ते हैं और फिर स्किल्स में अपने आप को पॉलिश करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो वो उनकी एक बात ही अलग होती है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं पहले बिजनेस पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, फिर आके मैंने एक कंपनी बड़ी पाकिस्तान में ज्वाइन की, ठीक है ना। टॉप 3 कंपनीज में एक कंपनी मैंने ज्वाइन की, उसमें 2 साल अपने आप को पॉलिश करके थोड़ा सा उस डिपार्टमेंट को मैं समझा। दिमाग में समझने के बाद फिर मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। तो आने वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अगर फॉर एग्जांपल इस फील्ड से हैं, इस स्टडीज से हैं या नहीं है, बट अगर वो लॉजिस्टिक्स में, शिपिंग में या कोई सी भी वो कार्गो में, कोरियर में आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। और मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं। अगर आप जैसे आपने कहा कि स्टेट एजेंसी के अंदर भी लोग कार्गो कर रहे हैं, या लोग इसीलिए करते हैं कि लोग ये देख रहे होते हैं कि डिमांड कितनी है मार्केट में। तो जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि बैकबोन है लॉजिस्टिक्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो लोगों को भी समझ में आता है कि एआई के दौर में कौन सी चीज़ें आगे जाके ख़त्म होंगी। तो ये लॉजिस्टिक्स इंशाल्लाह आपको पता है कि ख़त्म बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने। एग्जैक्टली, तो ये ख़त्म नहीं होने वाला। वजह यही है कि आपको पता है कि हम कितने भी रोबोट्स बना लें, कितने भी हम जो है आसमान में चलने वाले ड्रोन्स बना लें, बट अगर मेरे पास 1000 kg का वेट है तो ड्रोन्स को अभी टाइम लगेगा उस डेस्टिनेशन पे जाने में। नहीं, उसके लिए भी तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना, बुक
करने के जी। लिए, क्योंकि आप ही वो चाहेंगे उसको ह्यूमन जो है वो उसकी आप माइनस नहीं कर सकते एआई के अंदर। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट तो अभी हो ही रही है, मशीन्स आ गई हैं, स्कैनर्स आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं जो लॉजिस्टिक्स चाहिए हमें होगी। हेल्प करते हैं। बट लॉजिस्टिक्स आपको पता है, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, और भी 3-4 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं। हम अभी एक फोरम के ऊपर थे 2 दिन से कॉन्फ्रेंस में, हम यही बात कर रहे थे कि एआई में कौन सी चीज़, तो मैं ऑब्वियसली इस फील्ड का हूँ, तो मैंने कहा सर आपको क्या लगता है कि जाएगी फील्ड या नहीं जाएगी? तो हम सब डिस्कशन में जो बैठे हुए थे, हमने सबने यही बोला कि फिलहाल ये फिलहाल नज़र आता है कि इसका 10-15 साल तो बिजनेस है। तो इंशाल्लाह मैं आने वालों को ये कहूँगा कि आप आएँ, लॉजिस्टिक्स फील्ड में आएँ, शिपिंग में आएँ, कार्गो में आएँ, कोरियर में आएँ, जो भी आपकी ज्वाइन करना चाहते हैं करें, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और लेकिन ये एक चीज़ तहसीन में बोल दूँ कि ये टाइम टेकिंग जॉब है। ये जो रिलैक्स लोग होते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ दुनिया ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये 9 फील्ड to उनके 5 लिए वाले उनके लिए नहीं, ये 24 आवर्स है। हाँ। देखें, इसको समझना पड़ेगा कि जो आप उठे हुए होते हैं तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं तो आपने जो बुकिंग की होती है वो बुकिंग आपकी ट्रैवल कर रही होती है। तो ट्रैवलिंग के अंदर कोई मामला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, रोड पे आपकी गाड़ी चल रही है, ख़राब हो गई है, गाड़ी रुक गई है, किसी एजेंसी ने रोक दी है, कि ड्राइवर के साथ मसला हो गया है, आपको रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे भी कॉल आएगी, तो आपका मोबाइल 24 घंटे ओपन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप इस फील्ड में नहीं आ सकते। ये फील्ड थोड़ा स्ट्रेस है। देखें, जो भी चीज़ आपको थोड़ा सा तकलीफ देगी वो आपको कमा के भी देगी। तो इस बिजनेस में आने के लिए पहले अपना माइंड ये बना लें कि मैंने काम 24 घंटे करना है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है, लोगों से ज़्यादा मिलना है, मुझे स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, फिर आप इस फील्ड के अंदर वेलकम है। अदरवाइज ये रिलैक्स 9 to 5 वाली जॉब नहीं है लॉजिस्टिक। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें इन टर्म्स ऑफ, आपके काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है हमारा, हम उस ईवीडी को कवर नहीं कर पाए स्टॉक के ऊपर, तो हम उसको वो तो फिर अगर कमेंट करते हैं लोग, हम उस पर आपके साथ दोबारा बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर पॉडकास्ट लंबी हो जाती है ना, तो मतलब आप कमेंट करेंगे तो उनके साथ स्टॉक एक्सचेंज जो कि बड़ी हाइट पे चल रहा है, हमने वो एरिया छेड़ा नहीं इनका, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अब आप कमेंट करेंगे तो हम छेड़ेंगे। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को, स्पेशली जो अभी एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं या इम्पोर्ट करते हैं, उनको कोई अगर मैसेज देना चाहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यंगस्टर्स को ये बोलूँगा कि अगर वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है या वो भेज रहे हैं, या जो लोग आम लोग पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें भेजना चाहते हैं, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप पहले जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में अपना वहाँ भेजें, वहाँ के वेयर हाउसेस में अपना सामान रखें, वहाँ से लोकल जो आपके पास बायर है, आपका दोस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी, आजकल तो देखें दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपको दोस्त बनाने में देर नहीं लगती। आप पहले सोशल मीडिया के कुछ फॉरम्स यूज़ करें, वहाँ पे दोस्त बनाएं, फिर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे 24/7 आपकी किसी घर में, किसी स्टोर में, किसी वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ऑर्डर मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑर्डर चाइना से भी आ रहा है, ऑर्डर जो है वो इंडिया से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट ऐसी है जो मैंने ऑर्डर में विद इन टाइम दे दी, डिलीवर कर दी, डिलीवरी की जीत है। इस चीज़ को समझिएगा बात को, कि अगर हम 24 घंटे में के अंदर अपनी प्रोडक्ट को उस कंट्री में रखते हैं जो हम, जहाँ पे हम मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और हम डिलीवर कर देते हैं, तो नेक्स्ट ऑर्डर आपका कोई देर नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर अगर शिपिंग में ही आपको 10 से 15 दिन लगे, तो आपके बायर को पता है कि यार ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो नए आने वालों के लिए मेरा यही है कि पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं पहले ऑर्डर आएगा, फिर मैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ख़रीदूँगा, ख़रीदने के बाद फिर मैं बॉक्स में डालूँगा, फिर मैं भेजूँगा, तो फिर वो ऑर्डर आते आते ही आपको महीने में एक ही मिलेगा। आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ये करनी है कि आपने पहले जाके अपने प्रोडक्ट को थोड़ी सी क्वांटिटी करें। कोई भी बिजनेस हो गया, विदाउट कैपिटल स्टार्ट करना चाहेंगे तो बातें तो अच्छी हैं, लोग करते तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट का काम करना है तो थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। बगैर पैसों के आपके, अगर आप सोचें कि मैं एक चीज़ खरीदूँ और उससे ही मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम, सिस्टम आपका वहीं स्टक हो जाता है। थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, फिर उसको आप अच्छे से पॉलिश करके अपना लगाएं, चाहे पाकिस्तान में रखें, चाहे उस डेस्टिनेशन में। मैं लोगों को मशवरा ये दूंगा कि डेस्टिनेशन पे भेज दें। ये आपका रिस्क है, बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ेगा, जो रिस्क लेता है वही मोर गेन करता है। तो आप उस डेस्टिनेशन पे अपने प्रोडक्ट को थोड़ा रखें और फिर वहाँ से आप सेल करना। अब आपको पता है कितने बड़े बड़े फॉरम्स हैं दुनिया में जहाँ पे सेल ऑटोमेटिक ही हो रही है, उनके अपने वेयर हाउसेज भी अवेलेबल हैं, उनके वेयर हाउस में रखवा दें। वहाँ पाकिस्तान की तरह कोई वो तो है नहीं,
वहाँ कल्चर तो ये है कि आपके पास ऑर्डर अगर आपकी आईडी पे आ गया तो आपकी आईडी से ही डिस्पैच हो जाएगा। अगर वो वेट करेंगे कि नहीं यार मुझे पाकिस्तान से ऑर्डर आएगा, तो वो फिर आपको डेफिनेटली जगह नहीं देंगे, वो उसी को जगह देते हैं जिसकी प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। और ये भी कर सकते हैं, ये सोच लें कि हमारा, अब मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट को, जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूँ उसको लर्निंग कर लें, लर्निंग इन्वेस्टमेंट, संक कॉस्ट के भाई एक दफ़ा पहले भेज के देख लें क्या क्या चैलेंज है। तो क्या हो सकता है ड्यूटी लग रही हो, यहाँ ड्यूटी नहीं लगी। अभी मैंने एक पार्सल भेजा था, कभी 20 साल में ड्यूटी नहीं लगी, अभी ट्रम्प साहब ने ड्यूटी लगा दी है, तो वो लैंड करते ही $20 का नुकसान। मैंने बोला ले भाई जी, देखे ना, आपको वही बात आ गई तहसीन के, स्टडी नहीं करेंगे तो आपको पता, बिजनेस नहीं करेंगे ना आप। फॉर एग्जाम्पल हम छोटी सी बात करते हैं ना, जो जिसका हमारा एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का, आप एक शेयर ले लेते हैं बगैर रिसर्च करे हुए किसी के रिकमेंडेशन पे, तो उसने रिकमेंडेशन जब दी जब चीज़ चल रही थी। आजकल आपके पास हॉट टॉपिक है इसका गोल्ड का और सिल्वर का, रिकमेंडेशन के बाद जब मैंने कमा लिया, मैंने तो रिकमेंड कर दिया तहसीन या जाओ बाय कर लो, तहसीन ने 2 दिन पहले बाय किया, आज तहसीन मुझे जो है वो दिल में क्या क्या बोल रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गई। जब मार्केट चल रही थी तो मेरी तो रिकमेंडेशन इसलिए हुई कि मैं 2 साल से उसमें कमा रहा था, लेकिन जब मैंने रिकमेंड कर दिया और मार्केट नीचे आ गई तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि पहले आप स्टडी करें, थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी भेजें, उसके बाद ट्रायल करें। मतलब क्योंकि अभी आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, अगर आपको वो पार्सल दे रहा है, आपकी पार्सल रेडी नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे भाई, अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर आपका इंपोर्ट की ड्यूटी, तो एक्सपोर्ट की कोई ड्यूटी तो नहीं है, फिर वहाँ इंपोर्ट की तो ड्यूटी नहीं है, फिर वहाँ 3PL के चार्जेस तो नहीं है, यहाँ पे तकरीबन कोई 4-5 चैनल आपके उसमें करना, तो कभी एक आध या किसी को गिफ्ट भेज दें यूएसए में। जी ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। तो यूएस गिफ्ट भेज दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाली चीज़ ऐसे हो रही है, ये वाली चीज़ ऐसे हो रही है, ये वाली चीज़ ऐसे हो रही है। देखें गिरेज है ही इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय, कि हम मर्दों को ख़वातीन को दोनों को साथ ही लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि एक्सपोर्ट के अंदर हमारी फीमेल्स पाकिस्तान से बहुत एक्टिव हैं। अच्छा, फीमेल ज़्यादा एक्टिव है? फीमेल्स एक्टिव इसलिए हैं कि उनके पास, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई फैक्ट्री विजिट नहीं करना, आपने फिजिकली जाना नहीं है, तो आपके पास अगर एक घर में भी प्रीमिसेस अवेलेबल हैं या आपके पास कोई ऐसे स्किल्स हैं कि आप बैठ के सेल्स कर सकते हैं, तो फीमेल्स को जो मैंने इस फील्ड में देखा काफ़ी एक्टिव हैं अपने यहाँ से, और अच्छी एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी। लोग यूजुअली जो मैंने फीमेल्स को नोटिस किया, लड़कियाँ हो गई, हमारी बहनें हो गई, 2-2 साल से 5-5 साल से हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, छोटी क्वांटिटी कर रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना के भेज रही हैं जो उनके, जिसके अंदर कोई एक्सपर्टीज़ है उनकी। फॉर एग्जाम्पल हम लेदर की बात कर रहे थे, तो लेदर के अंदर आपके स्पेसिफिक कोई आपने नाम लिख के भेजना है, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी किचन्स हैं बहुत चल रही होती हैं आपकी। अच्छा, किचन्स वगैरह भी जाती हैं? हाँ, लोगों के बहुत लोग देखें जिसकी जो डिमांड जहाँ से कस्टमर्स की आप मीट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बात कर रहा लड़कियों की, तो कर रही है काम। मैंने सर्च किया था अमेज़न पे, कोई 10,000 मिलियन प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, तो यहाँ से अगर हम 1 मिलियन तो चले ज़्यादा, मैं कहता हूँ 1 लाख भी पकड़ लें तो मोबाइल की कवर्स है, मोबाइल कवर्स है, मैं वहाँ से प्रिंट कराता हूँ यूएस से, मुझे बहुत महंगा पड़ता है, मैं चाइना से मंगवाऊँ फिर प्रिंट कराऊँ। पाकिस्तान में चाइना, आपको पता है कि मोबाइल कवर्स में एक बड़ी मार्केट है, यहाँ लोग यहाँ से लेके उसके ऊपर आपका स्पेसिफिक नाम लिख के उस पर आप कंपनी की प्रमोशन करके लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, एक अच्छी, उसका वेट भी कम है। तो इंपोर्ट तो चाइना से कर रहे होंगे उसको? हाँ, इंपोर्ट चाइना से, लोकल मार्केट से लोग ले लेते हैं, लेने के बाद फिर उसको आपके जो क्लब होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इन है, तो वहाँ पे लोगों के लिए मोबाइल को प्रमोशन करना या कवर्स को प्रमोट करना बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, ये भी जो मैंने नोटिस किया है। वहाँ पे 9-7 डॉलर का बिकता है, यहाँ पे हमें $1 का मिलता है, मिल जाता है, 50 या 100 रुपये का मिलता है। उसके ऊपर उन्होंने DTF का कोई स्टिकर लगाया, वो चमकता हुआ हो गया, उस कंपनी का लोगो लगाया, कस्टमाइज किया, यहाँ से उसको भेज दिया, वहाँ उसको भेज दिया। एग्जैक्टली, उसमें कॉस्ट बहुत चीप पड़ जाती है ना, मैं वहाँ से लोकल मार्केट से लूँ, मैं यहाँ से पाकिस्तान से मंगवा लूँ, फिर वेट भी कम है। हाँ, देखिए लोग देख रहे होते हैं 10 ग्राम का भी नहीं होता, लोग फ्रेट देख रहे होते हैं। क्वांटिटी आपने निकाल दी यहाँ से, आपने ई-फॉर्म वगैरह जो भी थी एक वो कर लिया, 1 किलो में भी आपको पता है कि कितने कवर्स आ जाएंगे, और वो यूजुअली छोटे जो पार्सल होते हैं वो कोरियर मोड में चले जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो हमारी जो ख़वातीन है, मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स के अंदर लोकल छोटी कोरियर मोड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। और आपसे बात करके अच्छा आपने मोटिवेट भी करते हैं, फीमेल बहुत इजीली आराम से, जैसे जॉब करने का मतलब भी कन्वेंस का मसला है, रोड टूटे हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, तो एटलीस्ट किसी ऑनलाइन कोर्स कर लिया, करके अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जो चैलेंजेस आएंगे वो तो भी आपके साथ भी वो डिस्कस करके आपके साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका नंबर हम प्रोफाइल यहाँ दे देंगे, एक्सपोर्ट स्टार्ट करें ताकि आप अपने आप को भी इम्प्रूव करें, एक्सपोर्ट से बल्कि तरक्की करता है। देखिए ई कॉमर्स गेटवे तो आप से अगर लोकल इंडस्ट्री की बात कर लें ना, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री की, आपको पता है कितनी बड़ी ई कॉमर्स
कुछ प्लांट्स आपने अभी सुना है रिसेंटली न्यूज़ में कि लोगों ने बंद कर दिए एक्सपोर्ट के प्लांट। हाँ। क्यों बंद कर दिए? कि लोकल डिमांड ही मीट नहीं कर पा रहे। सही है। अब माशाल्लाह से आपको पता है पॉपुलेशन 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे। अगर इसमें से 1 करोड़ की आबादी भी ई कॉमर्स यूज़ कर रही है और वहाँ से ऑर्डर्स कर रही है, तो मुझे एक्सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? मैं लोकल मार्केट में ही दूंगा। तो जब हमारी ई कॉमर्स की जो मार्केट है वही इतनी बड़ी हो गई है लोकल, अगर मैं सिर्फ इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, आप डोमेस्टिक की बात कर लें, सही है। कराची में मोर देन मैं एक रफ फिगर ही दे सकता हूँ, मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख खवातीन होंगी जो अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के मिलियन ऑफ रुपीस की सेल करती हैं, लोकल डोमेस्टिक ही। यहाँ से लाहौर, यहाँ से फैसलाबाद, यहाँ से इस्लामाबाद, क्योंकि हम कोरियर वाले हैं तो हम तो उनके घर से ही पिकअप कर रहे होते हैं। वो यूजुअली क्या कर रही होती हैं, घर के अंदर ही उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ होता है। अब जिसकी जो स्किल्स हैं, जिसकी जो एक्सपर्टीज हैं, जिसका जो प्रोडक्ट है, वो सेल कर रही हैं, चाहे वो लोकल मार्केट से लें, चाहे वो घर में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। लेकिन ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान में, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 5 से 6 साल में ई कॉमर्स में जो बूम आया है, जो आपकी जो कंपनी है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी से काम स्टार्ट हुआ है, वो कंपनीज ने काफ़ी तरक्की करी है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा हो गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में अभी, एक और आखिरी सवाल एक समझ लें इसको। हम ये देख सकते हैं कोई ऐसी वेबसाइट है, जैसे हमारे पास अमेजोन में एक ऑप्शन होता है कि भाई बेस्ट सेलर आ रहे होते हैं, उसमें बेस्ट सेलर में हम जाते हैं या दराज पे जाते हैं, बेस्ट सेलर्स आ रहे तो हमें पता चल जाता है ये प्रोडक्ट या कैटेगरी चल रही है, प्रोडक्ट्स भी दिख जाती है उसमें, बल्कि अगर हमने उस पर जाना है तो हम जा सकते हैं। ऐसे कोई हमारी कोई वेबसाइट बनी हुई है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि ये वाले आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं? जी जी, देखिए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, ठीक है। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कराची चैम्बर जो है ना, यूजुअली जो डील कर रहा होता है वो जो हमारे डोमेस्टिक जो चैम्बर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे कोऑर्डिनेशन में होता है। फेडरेशन ऑब्वियसली इदारा है बड़ा और वो फेडरल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है दुनिया में। तो आप फेडरेशन की जो वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल सी कि वहाँ पे क्या हम चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के जीडीपी में कितनी चीज़ हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने % है, और कौन सी कंट्री उससे हमसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो सब आपको डेटा मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, फेडरेशन की साइट पे मिल भी जाएगी। चलिए, ये तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप दे देंगे तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप मुझे पर्सनली भी भेज देगा। फिलहाल अभी हम यहाँ क्लोज करते हैं। असलम भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर स्टॉक पर और आपके आईटी के ऊपर अगर हमारे पास कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं, तो मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच तहसीन। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।